आज ऐसी ही एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने के बाद मेरा दावा है कि ये कहानी आप सबके ज़हन में एक बहुत लंबे अरसे तक जीवित रहेगी। मेरा यकीन मानिए, आप जब भी कोई अनजान चेहरा देखेंगे, आप इस कहानी को जिएंगे। चलिए शुरू करते हैं। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, पर मेरी आंखों में नींद का दूर-दूर तक कोई एहसास नहीं था। आंखों में नींद की जगह बस बेचैनी थी, छटपटाहट थी, कुछ उलझने थी, कुछ बेबसी थी और बहुत ज़्यादा मायूसी। नींद और ख्याल की जद्दोजहद में मेरे मन को शांत करने के लिए छत पर जा पहुंचा। अगस्त का महीना चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। कुछ समझ नहीं आया तो पूरे चांद को ही निहारने लगा। चांद को कुछ लम्हे निहारने के बाद एकाएक मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। हमारे घर से महज 100 या सवा सौ फुट की दूरी पर था। वो घर दूसरी गली में था। उस घर के पास ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी और फिर पूरे चांद की दूधिया रोशनी भी थी। मैं उस सफ़ेद घर की बालकनी और छत को अच्छे से देख पा रहा था और घर देख पा रहा था। उस घर की बालकनी में खड़ी एक लड़की को भी, जो चांद को देख रही थी। मेरी नज़र कुछ देर के लिए उस लड़की पर ठहर चुकी थी। वो लगातार चांद को देखे जा रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसको ही देखे जा रहा था। तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद उसने अपने हाथ से अपने बालों को संवारा। जैसे किसी नाटक की स्टेज से पर्दा उठता है, ठीक उसी तरह हौले हौले उसके चेहरे का दीदार हुआ। चांद की रोशनी और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मैंने उसको देखा। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइन होने का ये बहुत फ़ायदा है। मैं भी अपनी बालकनी में आके खड़ा हो गया। उसने रेलिंग पर अपने दोनों हाथों को रखा और इधर-उधर नज़रें घुमाने लगी और मेरा हाथ रेलिंग पर था और दूसरे हाथों को मोड़कर अपना चेहरा अपनी हथेली पे रख के उसको एकटक देखे जा रहा था। अचानक से हम दोनों की नज़रें उस रात को पहली बार आपस में टकराई। कुछ पल के लिए एक दूसरे पर नज़रें टिकाए रहे। वो नज़रों का मिलना और उसका मिलना उस पूर्णिमा की रात में धुंधला-धुंधला नज़र आया। बस उस रात एक ही बात समझ आई कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं जाग रहा था, कोई और भी था जो जाग रहा था। उस धुंधली मुलाकात का मंजर कुछ अजीब था। वो लड़की अब बालकनी से जा चुकी थी और अब मैं भी वापस अपने कमरे में आ चुका था। लेकिन बार बार उस लड़की का ख्याल आ रहा था। लेकिन ख्यालों की उधेड़-बुन में कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बज रहे थे। सुबह बहुत मुश्किल से आँख खुल रही थी। मैं अनबने मन से जाग गया कि मेरी तभी छोटी बहन निशा चाय लेके वहाँ पर आ गई। मुझे चाय का कप हाथ में देते हुए बोली, जल्दी से चाय पियो और मुझे कॉलेज छोड़ के आओ। जल्दी से जय तैयार हो जाओ भैया। मैंने उसको हैरानी से देखा और फिर अनबने मन से चाय का कप उठाया और वापस छत पर पहुंच गया। छत पर पहुंचकर सबसे पहले उस घर की तरफ देखा जहां रात मैंने उस लड़की को देखा था, पर अभी वहां कोई नहीं था। मैं चाय की हर चुस्की के साथ उस घर को देखे जा रहा था। अब तक चाय भी ख़त्म हो चुकी थी, पर वहाँ कोई नहीं आया था। मैं पलटकर चलने लगा, फिर सोचा कि एक बार और उस घर की तरफ देख लूँ। व्याकुल मन से फिर उस घर की तरफ देखा। इस बार वो रात वाली लड़की छत पर थी। वो छज्जे पर आकर अपने बाल सुखा रही थी और उसको देखकर मैं वैसे ही खुश हो रहा था जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब मैं उस रात की तरह धुंधला-धुंधला नहीं, साफ-साफ देख पा रहा था। कुछ वक्त बाद फिर हम दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। लेकिन इस बार जैसे ही हम दोनों की नज़रें मिली, मैंने अपना चाय का कप उसकी तरफ करके चाय पीने का इशारा किया। मगर मेरा चाय के लिए इशारा करना उसको पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह बनाया और नज़रें घुमाकर बाईं ओर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद मैंने गलत किया और उससे वापस नज़रें मिलने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद फिर उसकी नज़रें मुझ पर पड़ी। मैंने बिना एक पल गवाए अपने बाएं हाथ से अपना कान पकड़कर सॉरी बोला। अब वो एकटक मुझे देख रही थी। फिर मैंने अपने दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगी। इस बार वो होठों का किनारों से हल्की सी मुस्कुराहट देकर अपने हाथ से कप लेने का इशारा कर दिया।
मैं कुछ और बात कह पाता कि तभी निशा ने आवाज़ दे दी, भैया कल नहीं, आज ही चलना है। इतने में 2-3 बार चाय ख़त्म हो जाती है। मैंने अनबने ढंग से उस लड़की की तरफ हाथ हिलाकर बाय बोला। उसने भी जवाब में हाथ हिला दिया। निशा को कॉलेज तक ले जाने और कॉलेज से घर वापस आने तक मेरी नज़र अब भी उस लड़की का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार देख रही थी। रात के 2 बजे से लेकर अभी दोपहर के 12 बजे तक वो लड़की सैकड़ों बार मेरे होठों से हल्की सी मुस्कान बिखेरती नजर आती रही। अब तो हर रोज का यही नियम बन गया। हम दोनों वक्त बेवक्त अपनी अपनी छतों का नजर आते। लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन हम इशारों इशारों में ही बात करते थे। ना तो उसे और ना ही मुझे उसका नाम पता था। और नाम पता चलता भी कैसे? मैं उसका नाम खुद उसके लबों से सुनना चाहता था। आज भी सुबह सुबह छत पे खड़ा उसे निहार रहा था। वो भी मुझे एकटक देख रही थी। फिर अचानक मुझसे नीचे जाने का इशारा किया। मैंने हाथ हिलाकर पूछना भी चाहा कि क्यों, पर उसकी सादगी पे मैं हार गया। इस बार उसने जितनी भावुकता से आग्रह किया, फिर कोई सवाल कर ही नहीं पाया। मैंने अपने घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। करीब 5 मिनट बाद एक 14-15 साल की लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली, कल सुबह 8 बजे दीदी ने आपको नैना झील के किनारे महादेव के मंदिर पे बुलाया है। उन्होंने बोला है कि आप उन्हें झील के किनारे पर ही मिल जाना। मैंने उस लड़की से पूछा कि कौन सी दीदी? वो पलटकर चलने लगी और बोली, वही जिन्हें आप रोज़ अपनी छत से देखते हैं। मेरे लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी थी, मैं आज भी बयान नहीं कर सकता। मैं उस दिन उस लड़की का संदेश सुनकर दौड़कर वापस अपनी छत पर गया। मैं उससे कुछ इशारा करता इससे पहले वो पलट के चल दी। फिर एकाएक उसने पलट के मुझे देखा। अपने चेहरे पे सुकून भरी मुस्कुराहट लाते हुए मुझसे बाय कहकर नीचे चली गई। मैं बहुत खुश था। कल मैं उसको बहुत करीब से देखने वाला था। आज रात की घड़ी बड़ी अजीब थी। उसे कल सुबह देखने की खुशी कह रही थी कि जल्दी सो जाऊं, पर एक उसका ख्याल था जो कि बार बार नींद को कोसों दूर छोड़ आता था। मगर जैसे तैसे किसी तरह मैं सो गया। सुबह जल्दी जाग गया, तैयार हुआ और नैना झील के किनारे पहुंच गया। मैं तय वक्त से 30-40 मिनट पहले पहुंच गया था, पर वहां पहुंचने के बाद एक विडंबना थी। झील के दोनों तरफ महादेव का मंदिर था और मैं पैदल ही गया था। पुल से दूसरी तरफ जाने में 20-25 मिनट लगते थे। पुल थोड़ी सी दूरी पर भी था। ये वक्त और भी कम हो जाता अगर मुझे तैरना आता होता, लेकिन मुझे तो पानी में जाने से भी डर लगता था। मैं झील के उस पार महादेव के मंदिर को देख ही रहा था कि तभी मंदिर से जरा सी दूरी पर मैंने देखा कि नीले सूट में वही छत वाली लड़की खड़ी है। मैं बिना कुछ सोचे भागता हुआ उसकी तरफ चल पड़ा। हाँफते हाँफते मैं उस लड़की के पास पहुंचा, लेकिन मेरी बदकिस्मती से ये दूर से दिखने में जैसी लग रही थी, लेकिन असल में ये वो लड़की थी ही नहीं। उस पार पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हाथों में पूजा की थाल लिए हल्के गुलाबी सूट में वो आ खड़ी है। एक बार ही दौड़ने के बाद मैं थक चुका था। अब फिर से दौड़ते हुए उस पार गया। वो झील को निशब्द निहार रही थी। मैं उसके पास पहुंच के वहीं पर बैठ गया। उसकी सांसें बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही थी। उसने मुझे देखा और मेरी हालत देखकर एक मीठी शिकायत करते हुए बोली, वक्त से 20 मिनट देर से आए हो। अब तो मेरे जाने का वक्त भी हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं कोई रेस बस एक कदम दूरी से हार गया। मैंने उसको पूरी बात बता दी। वो खिलखिलाकर हंस दी। मैं उसको एकटक देखता रहा। उसका मुस्कुराना, उसका थोड़ी देर पहले का झूठा गुस्सा, वो इन दोनों अदाओं में मुझे बहुत प्यारी लगी। अचानक मेरी तरफ हाथ करते हुए बोली, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं हुआ बोल के उससे उसका नाम पूछा। वो बोली, अर्पणा। मैंने जवाब में कहा, बहुत अच्छा नाम है। अगर मैं सही समझ रहा था तो अर्पणा भी माँ पार्वती को कहा जाता है। ये भी माँ पार्वती का ही नाम था। उसने फिर मेरा नाम पूछा। मैंने उसको अपना नाम बताया। अब हम दोनों अनजान नहीं थे, हम एक दूसरे का नाम जानते थे। हम दोनों 1 घंटे तक एक दूसरे से बतियाते रहे।
ना चाहते हुए भी अब विदा लेने का वक्त आ गया था। हम अनबने ढंग से एक दूसरे को बाय कह रहे थे। हम लोग अब हर सोमवार को झील के किनारे मिलते थे, खूब बातें करते, अपनी खुशी अपना दर्द बांटते। जब भी कठिन परिस्थितियों में होती तो मैं निश्चल मन से उसकी मदद करता और बदले में उसने भी मुश्किल वक्त में मेरी बखूबी मदद की। लेकिन न हम दोस्त थे और न ही कुछ और, पर जो भी था इस रिश्ते से हम खुश थे। आज की तरह तब हर घर में फ़ोन नहीं था, लेकिन हम दोनों के घर में टेलीफ़ोन था। जब भी मुझे या उसे मिलना होता तब हम अपनी गली के छोटे बच्चों को एक चॉकलेट के बहाने अपनी खैर खबर भेजते रहते। उसकी लिखी दर्जनों चिट्ठियाँ मेरे एक सूटकेस में जमा थी। अर्पणा से जुड़ी हर चीज़ को मैं सहेज कर रखना चाहता था और मैंने रखा भी था। मगर ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा दिन तक कहाँ रुका करती हैं। उस दिन पहली बार अर्पणा ने मुझे फ़ोन किया और उसी झील के किनारे मिलने बुलाया। मैं आवाज़ से समझ गया था कि उसका गला रूंधा रूंधा हुआ है, किसी बात को लेकर उलझन में थी। मगर मैं ये सब उससे मिलने के बाद ही साफ होता। मैं नैना झील के किनारे उसका इंतज़ार कर रहा था। वो आई, मेरे पास बैठ गई। चेहरे पर शून्यता थी, आंखों में फ़िक्र, और उसे देखकर लग रहा था कि होठों पर कभी न टूटने वाली चुप्पी घर कर गई है। अर्पणा को ऐसे देखकर मैं अंदर से बेचैन था। मुझे वो मुस्कुराती हुई खुश मिजाज ही अच्छी लगती थी। अजीब रिश्ता था वो, किसी उलझन को लेकर उदास थी और मैं उसे ऐसे देखकर उदास था। कहते हैं ना कि तूफान के आने से पहले एक गहरी खामोशी होती है। आज उसके होठों पर भी कुछ वैसी ही चुप्पी थी। आज मेरे कंधे पे अर्पणा अपना सिर रखे कुछ देर खामोशी रही, फिर बोली, अगले महीने की 13 तारीख को मेरी शादी है। तुम्हें बस यही बताने आई थी। मेरे सभी अंदाजे गलत साबित हुए। अब अर्पणा के हिस्से की उदासी मेरे हिस्से में आ चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर मेरा कुछ टूट गया है। अर्पणा मेरे कंधे पे सर रख के थोड़ा रो ली। कहीं मुझे शक ना हो इसलिए पलटकर चलने लगी। फिर रुककर बाई कहकर बोली, ख्याल रखना अपना। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम भी अपना ख्याल रखना। हम दोनों की आंखों में अनंत आंसू थे, फिर भी एक दूसरे से छुपाना चाह रहे थे। उस दिन के बाद भी हम हर सोमवार को वही झील के किनारे मिलते, साथ हंसते, साथ में रो लेते और फिर आगे की ज़िंदगी में दोबारा यूं ही मुस्कुराकर एक दूसरे से मिलने के वादे करते। अक्सर उसकी सवालिया नज़रें मुझसे वक्त बेवक्त इस रिश्ते का नाम पूछा करती थी। जवाब उसकी आंखों में भी था और मेरे दिल में भी। लेकिन ये रिश्ता सुकून भरा था। हम अब जब भी मिलते तब एक दूसरे से विदा लेते वक्त बिछड़ाव का एहसास होता था, जो लफ्ज़ों में कभी बयान नहीं हो सकता। उस तकलीफ़ से हम दोनों रोज़ रूबरू होते थे। जिस दिन से अर्पणा ने मुझे अपनी शादी की बात बताई थी, उस दिन से मेरी आंखों में एक उदासी ठहर गई। बेवजह आंखों में नमी रहती थी। आज 13 तारीख थी, अर्पणा की शादी का दिन था। आज मैं पिछले कुछ दिनों से महसूस करना ही भूल गया था। हर वक्त 13 तारीख का इंतज़ार करता रहता था। उसके लिए मैं कहीं खुश भी था तो दूर कहीं मन के किसी कोने में रोज़ कुछ न कुछ टूट कर बिखर जाता था। उसकी शादी में उसे क्या तोहफ़ा दूँ और क्या तोहफ़ा भी लेकर आऊँ, तो उस तक पहुँचेगा कैसे? इसी कशमकश में आंखों से कुछ आंसू बाहर आ जाते। मैं बाज़ार गया, वहाँ से सबसे अच्छी चूड़ियों का डिब्बा और एक अंगूठी ले आया। मुझे नहीं पता था कि ये कभी उस तक पहुँचेंगी भी या नहीं, लेकिन मैं ले आया। यूँ तो अर्पणा ने कई बार मुझसे कहा था कि मेरी शादी में ज़रूर आना, मगर कैसे जाता। आज निशा भी कॉलेज नहीं गई थी। मेरे पास आई, मेरे सिर पे माँ की तरह हाथ फेरते हुए बोली, भैया सब ठीक तो है ना, कुछ परेशान से लग रहे हो। मैंने निशा को सोफ़े पे बिठाया, उसकी गोदी में अपना सिर रखकर सोफ़े पे लेटते हुए कहा, सब ठीक है चुटकी, बस थोड़ा सर दुख रहा है। निशा मेरा सर दबाती रही। मैं ना जाने कब उसकी गोद में सो गया। आज निशा में मैंने अपनी माँ की एक झलक देखी थी। जब मेरी आँख खुली तब शाम के 7 बज रहे थे। मैं नहाने चला गया। मन को थोड़ा शांत करना चाहता था। शाम के 8 बज रहे थे।
मैं अपनी छत से अर्पणा का घर देख रहा था। रंग बिरंगी लाइटों से सजा घर, और उस घर की छत पर आज अर्पणा को छोड़कर बहुत से चेहरे दिख रहे थे। मैं अपने घर की बालकनी पर खड़ा खुद को एक कभी न खत्म होने वाली जंग से लड़ रहा था। मैंने अचानक देखा कि 3 लड़कियां मेरे घर की तरफ आ रही थी। बीच में वो वाली लड़की भी थी जो अक्सर अर्पणा का संदेश लेके आया करती थी। वो तीनों मुझे अपने साथ ही लेने आई थी। मैं उनके साथ चल पड़ा। उन तीनों ने मुझे एक कमरे के बाहर लाकर खड़ा कर दिया और सब एक साथ बोली, अर्पणा ने बुलाया है आपको। मैं चेहरे पर एक अच्छी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अर्पणा ने मुझे अपने कमरे के अंदर बुला लिया। उस कमरे में अर्पणा की बड़ी दीदी, उसकी भाभी और हम 4 लोग ही कमरे के अंदर मौजूद थे। आज अर्पणा भला की खूबसूरत लग रही थी। शादी के जोड़े में वो परियों की रानी लग रही थी। मैंने सबसे हाय हेलो किया और अर्पणा के सामने जाके खड़ा हो गया। अर्पणा मुझे और मैं अर्पणा को निःशब्द निहारता रहा। उसकी आंखों से आंसू छलक उठते, उससे पहले ही मैं अपने हाथों में चूड़ियों का डिब्बा थमा दिया। उसी डिब्बे में वो अंगूठी भी रख दी। मैंने अर्पणा से कहा, परी लग रही हो तुम अपनी दुनिया में हमेशा खुश रहो। जहाँ भी रहो और जिस हाल में भी रहो, अपने होठों पे मुस्कुराहट हमेशा सजाए रखना। तुम मुस्कुराते हुए बेहद खूबसूरत लगती हो। मैं पलट के चलने लगा तो उसकी दीदी और भाभी ने मुझसे पूछा, ये क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या लगती है वो तुम्हारी? दोनों के सवाल सुनकर मैं पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। एक पल को खामोशी सी छा गई उस कमरे में। फिर अचानक अर्पणा मेरी तरफ बढ़ी, मुझे कुर्सी से खड़ा करके कस के मेरे गले लग गई। फिर भाभी और दादी को जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं बताती हूँ इससे मेरा क्या रिश्ता है। अर्पणा ने जैसे ही अपने लब खोले, मैंने अपनी उंगली रख दी उसके लबों पे। फिर अर्पणा का हाथ उसकी दीदी के हाथ में थमा के बोला, दीदी कुछ रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ रिश्ते बेनाम ही अच्छे लगते हैं। मैंने अर्पणा को फिर आखिरी बार कस के गले लगाया। अपने कुछ आंसू उसके माथे पे और उसके कुछ आंसू अपने सीने पे लेके इस बेनाम रिश्ते की खुशबू को लिए मैं कमरे से बाहर आ गया। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।